सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द इकोनॉमिक करंट अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ मई, दैट इज़ 11th ऑफ मई टू 17th ऑफ मई। तो किसी रीज़न की वजह से मैं ये वीडियोस अपलोड नहीं कर पाई थी। अब हम स्टार्ट करेंगे। ये सेकेंड वीक है, देन थर्ड वीक, फोर्थ वीक, इस तरीके से मैं आपकी सारी वीडियोज़ अपलोड कर दूँगी करंट अफेयर्स की। ओके, सो फर्स्ट न्यूज़ इज़ दैट NSE लॉन्चेस इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीप्ट। अब इसका क्या मतलब है? तो पहले आपको पता होना चाहिए NSE क्या है। दैट इज़ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का क्या मतलब है? दैट इज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं एक स्टॉक एक्सचेंज है हमारी कंट्री का, और इट वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन 1992। इसने काम करना शुरू किया 1994 से, एंड इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। अब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है? बेसिकली आप शेयर्स की लिस्टिंग की बात करते हैं, राइट? कि शेयर्स परचेज और सेल किए जाते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस पर। बिल्कुल उसी तरीके से गवर्नमेंट ने एक इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीप्ट जो है वो बनाई है। इसका क्या काम है? तो इसका बेसिक काम है कि आपको पता है जब हम फिजिकली गोल्ड इंपोर्ट करते हैं तो हमारी बहुत ज़्यादा इंपोर्ट बिल बढ़ रहा है, ठीक है, जिसके लिए हमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स चाहिए। और आपको पता है हमारी जो $1 इक्वल्स टू रुपी की जो वैल्यू है वो 95.6 के अराउंड पहुंच गई थी ऑन 21st ऑफ मई, जो कि अब डाउन हो 96 तक पहुंच गई थी, जो अब डाउन होकर शायद 95 तक आ गई है। तो इस चीज़ को बचाने के लिए और हमारा जो रुपी है वो और वीक ना हो, उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या कहा, हमें रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ आप गोल्ड मत खरीदिए, ठीक है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या कहा है, हम आपके लिए लॉन्च करें इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीप्ट। यानी कि आप क्या करो, मान लीजिए आपको मान लेते हैं 1 तोला सोना खरीदना है, तो आप वो खरीदिए नहीं, फिजिकली मत खरीदिए, आप रैदर एक इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीप्ट आपको हम दे देंगे इसके बदले में। कि जैसे हम कह देंगे कि आपने ये 1 तोला सोना खरीदा है, ठीक है, इतने अमाउंट का है, और आपको एक ये पेपर दे देंगे, ठीक है। अब इस पेपर की हेल्प से क्या होगा? इस पेपर की हेल्प से आपको फिजिकल गोल्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस वो पेपर ही है जो कि एक प्रूफ है कि हाँ आपके पास ये गोल्ड पड़ा है, ठीक है। कल को अगर आपको लगता है कि आपको वो गोल्ड नहीं चाहिए तो आप इसको सेल करके वापस से क्या कर सकते हैं, अपना एक्चुअल गोल्ड जो है वो ले सकते हैं। अब क्यों लेना चाहिए, क्या इसका फ़ायदा है? तो इसका फ़ायदा ये है कि आपको कोई बैंक लॉकर या सेफ में रखने की ज़रूरत नहीं है, प्योरिटी की पूरी गारंटी है, ठीक है। कोई मेकिंग चार्जेस नहीं है इस पर। जैसे अगर आप मान लीजिए गोल्ड इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदते हैं तो जनरली हम क्या करते हैं, ज्वेलरी बनवा लेते हैं, तो उसमें आपको मेकिंग चार्जेस देने पड़ते हैं। आप इसको छोटे अमाउंट्स में भी खरीद सकते हैं और बहुत ईजिली खरीद सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने एक ऑल्टरनेट ढूंढा है कि आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट फिजिकल गोल्ड में ना करके इसमें कीजिए, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीप्ट्स में कीजिए। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम जो है इसने जो है क्या किया है, ओवर 4 लाख माइक्रो एंटरप्राइजेज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2025-26 एस्टेब्लिश किए हैं, ठीक है। अब ये तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, अब हमारे लिए क्या जो है ये स्कीम इम्पॉर्टेंट हो जाती है, और दूसरी चीज़ जो है वो MSME का क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये मैंने आपको जब ये न्यूज़ में आया था तब भी बोला था, बहुत इंपॉर्टेंट है अपकमिंग सभी एग्जाम्स के लिए, आपका ये क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, 1 अप्रैल से ये इम्प्लीमेंट हुआ है। आपको क्या करना है, बस कुछ नहीं करना, आपको लिखना है 2.5, ठीक है, 25 और 125, और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगी आपके पास वैल्यू। 25 से करेंगे तो 100 और ये करेंगे तो 500। और MSME बोलते हैं तो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, ठीक है। और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है और आपका टर्नओवर है, ठीक है। ये मैंने आपको शॉर्ट्स में भी डाल के भी करवा रखा है याद। तो IT आप एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उससे याद रख लीजिएगा IT, ठीक है। तो INT आगे पहले इन्वेस्टमेंट एंड देन टर्नओवर, एंड इस तरीके से आपको सारा क्राइटेरिया लर्न हो जाएगा। अब हम बात करते हैं स्कीम की। प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है क्या? इट वाज लॉन्च्ड इन 2008। प्रधानमंत्री रोजगार योजना और रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, इन 2 स्कीम्स को मर्ज करके हमने स्कीम बनाई थी। इसका काम है रूरल और अर्बन एरियाज़ में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करना। इसकी फ्लैगशिप स्कीम किसकी है? MSME की। इसकी नोडल एजेंसी कौन है? KVIC, दैट इज़ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। देन इसकी नोडल मिनिस्ट्री है MSME, एंड सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी 100% फंडिंग कौन दे रहा है? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट दे रहा है। और इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी हो गई जैसे KVIC, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। स्टेट बोर्ड्स, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज एंड कोर बोर्ड। नॉट इंपॉर्टेंट, बस इतना याद रखना कब आई, 2008 में, और कौन सी स्कीम्स को मर्ज करके आई वो, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, GDP डाटा रिलीज डेट फिक्स टू 7th of June एवरी ईयर। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिक्स किया है कि जो वो Q4 का प्रॉपर एस्टिमेट देते हैं, जैसे आपको पता है GDP का जो एस्टिमेट्स आते हैं, दैट इज़ जैसे आपको पता है Q1
Q2, Q3, ठीक है। अप्रैल से स्टार्ट करके हम शुरू करते हैं। हमारे 12 मंथ्स होते हैं, तो क्वार्टर यानी 4 हो गए। हर मंथ में 3 मंथ्स के बाद गवर्नमेंट जो है वो जीडीपी का, गवर्नमेंट में मतलब कौन, मॉस्पी जो है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जो हमारी एजेंसी है एनएसओ के अंडर, ठीक है, वो इस डाटा को रिलीज़ करती है। अब उन्होंने कहा है जो Q4 का डाटा हम पब्लिश करते थे वो अब हम 7 जून को रिलीज़ किया करेंगे इंस्टेड ऑफ लास्ट वर्किंग डे ऑफ मई। पहले हम लास्ट वर्किंग डे पे करते थे, अब हम 7 जो है जून को किया करेंगे। अगर उस दिन छुट्टी होती है तो एक दिन पहले ही हम इस चीज़ का डाटा पब्लिश कर देंगे। अभी चेंज क्यों किया है, देखो इसको जो है मॉस्पी जो मंत्रालय है उन्होंने एकनास मैंने आपको पढ़ाया था पहले भी, एडवाइजरी कमेटी ऑन नेशनल अकाउंटिंग स्टैटिस्टिक्स, जिसने सीपीआई में के जो बेस ईयर है उसको रिवाइज़ करने के लिए जो है सजेशंस दिए थे, ठीक है। और मैंने अब वो को गोल्डर जी भी पढ़ाए थे जो कि इसके हेड थे, BN गोल्डर जी जो इसके हेड थे। सीपीआई को इन्होंने बेस ईयर रिवाइज करने के लिए लगा था। उसी कमेटी की इम्प्लीमेंटेशन पर उन्होंने बोला है कि जो भी फाइनेंशियल रिजल्ट्स आते हैं कंपनीज़ के, आपको पता है कि जो हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड होता है 31 मार्च को, तो उसके बाद मार्च के बाद देखिए अप्रैल, मई एंड देन जून को, तो यानी हमारे पास, यानी गवर्नमेंट के पास 60 डेज़ होते हैं इन सभी कंपनीज़ के डाटा को एनालाइज करने के लिए, और उसके बाद फिर वो एस्टिमेट देंगे। मई तक थोड़ा टाइम कम मिल रहा था, तो अब वो ढंग से एनालाइज कर पाएंगे और एक बेटर पिक्चर आपको दे पाएंगे कि हमारा Q4 का कितना एस्टिमेट होना चाहिए जीडीपी का। तो दैट्स वाई दिस थिंग हैज़ बिन लॉन्च्ड, ठीक है, इसको चेंज किया गया। तो ये याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, अभी आने वाले सभी एग्जाम्स में आपसे ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। Moving on to the next news, NAPFID raises 4,900 crore through 10-year bonds at 7.14%. So अब आप कहेंगे कि मैम ये भी इंपॉर्टेंट है क्या, हमें ये भी पढ़ना पड़ेगा? तो आंसर इज़ नो। यहाँ पे मैंने आपको ये न्यूज़ 2 रीज़न से पढ़ा रही हूँ। तो पहला रीज़न क्या है कि जो NAPFID है ये हमारी, आपको पता है, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है 5, उसका पार्ट है, तो मेरे को ये बताने हैं आपको। और सेकेंड थिंग इज़ कि बॉन्ड्स क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो बॉन्ड क्या होता है, एक पीस ऑफ पेपर होता है, ठीक है, जहाँ पे लिखा होता है कि ये बॉन्ड्स जो हैं वो कोई भी गवर्नमेंट या जो कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनीज, वो इशू कर सकती हैं। किस लिए इशू कर सकती हैं? उनको अगर पैसा चाहिए, पैसे को रेज करने के लिए, वो क्या कर सकते हैं, आपको ये बॉन्ड दे देंगे और बदले में आप जो पीपल हैं, पब्लिक हैं, आपसे वो पैसा ले लेते हैं, ठीक है। अब वाई सो, ऐसा क्यों करते हैं? तो देखिए, जब भी उन्हें पैसा चाहिए तो वो ऐसा काम करते हैं। आप क्यों करते हैं ऐसा काम? रीज़न बिंग कि उनको आप क्यों देंगे उनको पैसा? क्योंकि आपको बदले में प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिलेगा एक फिक्स्ड टाइम के बाद, तो इसलिए आप ऐसे बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो बॉन्ड का मतलब समझ में आ गया होगा, आई होप, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे अबाउट द NAPFID। NAPFID क्या है? NAPFID इज़ नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। ऐसा बैंक जो कि फंड्स देता है फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको पैसा देता है, और ये सबसे लेटेस्ट है, इसमें 2021 में आया था, ठीक है। तो अब बाकियों की बात करते हैं, जैसे एग्जिम बैंक है। एग्जिम बैंक का काम क्या है? आपको फॉरेन ट्रेड के लिए पैसा देना। इट वाज एस्टेब्लिश इन 1982। पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, और ये जो है कुमार जो है कमेटी के कहने पे आया था, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। नबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नबार्ड आया था 1982 में। इसका काम क्या है? कॉटन इंडस्ट्रीज़, एग्रीकल्चर में रूरल डेवलपमेंट के लिए काम करना, राइट। अब ये बी शिवरमन कमेटी के कहने पर आया था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। बी शिवरमन कमेटी के कहने पर आया था। सिडबी 1999 में, हेडक्वार्टर लखनऊ में है, और MSME की फाइनेंसिंग के लिए लॉन्च किया गया था। NHB, नेशनल हाउसिंग बैंक, ठीक है, जो भी हाउस लोगों को घरों के लिए फाइनेंस दिया जाता है, उन सभी कंपनीज़ को रेगुलेट करने का काम किसका है? NHB का। 1988 में फॉर्म हुआ। तो इन सब के फॉर्मेशन ईयर्स कब आया था? ये 2021 में आया, लेटेस्ट है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, कैबिनेट अप्रूव्स 37,500 इंसेंटिव स्कीम फॉर गोल गैसिफिकेशन। तो गोल गैसिफिकेशन का मतलब क्या है? देखिए, ये एक तरीके की ना एक टेक्निक है। आपको पता है कि हमारा जो कोल है वो लिमिटेड है, उससे हम पावर जनरेट करना चाहते हैं। और पावर कैसे जनरेट कर सकते हैं? पावर हम क्या करते हैं, कोयले को जलाते हैं और उससे पावर जनरेट करते हैं। लेकिन ये एक दूसरे टाइप का तरीका है जिसमें हम क्या करेंगे, जो कोल है उसको हम प्रॉपर प्रेशर देकर, हीट देकर उसको गैस की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, एंड देन आफ्टर दैट उसके बाद क्या होगा, उसका यूज़ करके, उस गैस का यूज़ करके हम पावर जनरेट करेंगे, राइट, सिंपल। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? कोल का इंपोर्ट जो है हम
चाह रहे हैं कि हम ऑल्टरनेट्स ढूंढें, ठीक है। हम हर साल 2.7 लाख करोड़ का जो है वो क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, और ये सब चीज़ें कहाँ यूज़ होती है, यूरिया में, मेथनॉल, अमोनिया और नेचुरल गैस वगैरह में यूज़ होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करता है। हाउ द इंसेंटिव वर्क्स मैंने बता दिया कि इसमें कॉस्ट कम आएगी। अब इस स्कीम का एम क्या है, दैट इज़ अच्छा कितना इन्वेस्टमेंट लगा है, 37,500 करोड़ का इंसेंटिव है। इससे जो है हम गैस में कन्वर्ट करके एनर्जी सिक्योरिटी को बनाना चाहते हैं और अपने इंपोर्ट्स को कम करना चाहते हैं। जो हम इतना ज़्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं उसको कम करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो बस यही है। और गोल, इसका गोल क्या है, ऑफ गैसिफाइंग 100 मिलियन टन्स बाय 2030। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ इज़ जन सुरक्षा स्कीम कंप्लीटेड 11 ईयर्स। इन जन सुरक्षा स्कीम में 3 स्कीम्स आती हैं जो कि 1 ही तारीख को लॉन्च हुई थी, दैट इज़ 9 मई 2015 को, ठीक है। पहली है PM जीवन ज्योति बीमा योजना, सेकेंड इज सुरक्षा योजना एंड थर्ड वन इज़ अटल पेंशन योजना। अगेन आपको ये तीनों न्यूज़ में है स्कीम्स, तो इन तीनों को पढ़ना है। इसके 11 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं, ये बात याद रखिएगा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो है वो 18 से 50 साल के लोगों के लिए, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 18 to 70 ईयर्स एंड अटल पेंशन योजना 18 to 40 ईयर्स। इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन आपको 436 रुपीज़ पर ईयर, सुरक्षा बीमा में 20 रुपये देने हैं, और इसमें डिफरेंट उसके हिसाब से होता है कि जब आप एंटर कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको कॉन्ट्रीब्यूशन करना है। इसमें 2 लाख का लाइफ इंश्योरेंस है, इसमें 2 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, और 1 लाख मिलते हैं अगर आपकी पार्शियल डिसेबिलिटी होती है, और टोटली अगर आपका सब कुछ ज़्यादा ही मतलब नुकसान हो गया तो 2 लाख रुपये मिलेंगे। एक्सीडेंट से बचाने के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, ठीक है, सुरक्षा कर रहा है फॉर एक्सीडेंट। एंड जीवन ज्योति लाइफ इंश्योरेंस, अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको 2 लाख रुपए मिल जाएंगे, ठीक है। इसमें अटल पेंशन योजना में क्या होता है, आपको गारंटीड पेंशन मिलती है 1,000 से 5,000 के बीच में, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 डिपेंडिंग अपॉन आपने कितना कंट्रीब्यूट किया है। अगर आप 18 साल से शुरू कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप कम कंट्रीब्यूट करेंगे, 40 साल पे कर रहे हैं तो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे। आपको करना है कंट्रीब्यूट, ठीक है, टिल द एज ऑफ 60, उसके बाद आपको पेंशन मिलने स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट स्कीम्स थी, आपको याद होनी चाहिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्कीम, सेंटर नोटिफाइड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ विकसित भारत जी राम जी एक्ट बन गया है, सब कुछ पास हो चुका है और 1 जुलाई से रोल आउट हो जाएगा, यानी इम्प्लीमेंटेशन में आ जाएगा। तो आपको पता है कि पहले क्या था, एक मनरेगा एक्ट था, इसको मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड से समझाती हूँ। तो जो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू थी, उन्होंने जब ये दिया था तब मैंने आपको ये प्रॉपर पढ़ाया था, तो वही बता रही हूँ। पहले एक थी स्कीम नरेगा स्कीम, ठीक है, फिर उसको रिप्लेस करके उसका नाम चेंज किया महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2009, ठीक है। फिर आ गया, उसको बदल कर अब वहाँ हमारे पास आ गया VB राम जी बिल, ठीक है, जिसको आर्टिकल 111 के तहत एसेंट मिला है, यानी कि मंजूरी मिली है बाय द प्रेसिडेंट। तो ये कौन से SDG को फोकस करता है, SDG 1 नो हंगर एंड SDG 8 डिसेंट वर्क पे काम करता है, ठीक है। SDGs के गोल्स कैसे याद करने हैं मैंने आपको करवा रखे हैं, आप देख सकते हैं निमोनिक टेक्निक्स वाली प्लेलिस्ट में जाके। अब कंडीशन क्या है, पहले 100 दिन का गारंटी काम मिलता था, अब 125 दिन का मिलेगा। अब पीक सीजन होता है, जब वो 60 डे, ये स्टेट डिसाइड करेगी कौन से उनके पीक सीजन है, जब सोइंग और हार्वेस्टिंग का टाइम होता है तब ये काम नहीं करवाया जाएगा, अदरवाइज़ आपको काम मिलेगा उन 60 डेज़ को छोड़कर, ठीक है। देन इसके बाद अगर हम देखें तो ये क्योंकि ये सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है, तो इसके अंडर शेयरिंग कैसे होगी, 60-40 फॉर नॉर्मल स्टेट, सेंटर और स्टेट देगा, 90-10 फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, यानी सेंटर 90 देगा और स्टेट जो है वो 10% देगा, और 100% सेंट्रल फंडिंग होगा यूटीज़ के लिए, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो वेज पेमेंट देनी ज़रूरी है, 15 दिन के अंदर आपको दे देना है काम होने के बेसिस पे, वैसे तो वीकली बेसिस पे देना है या 15 दिन के काम होने के अंदर, और अगर आप नहीं देते तो फिर आपके ऊपर जो है वो क्या हो सकता है, पेनल्टी भी लग सकती है अंडर सेक्शन 15(3). देन आपको काम कहाँ मिल सकता है, वाटर सिक्योरिटी का, कैनाल्स खोदनी है, ग्राउंड वाटर वो करना है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई रोड्स ब्रिजेस बनाने हैं, ठीक है, बिल्डिंग्स बनानी है, लाइवलीहुड इंफ्रास्ट्रक्चर, और एक्सट्रीम वेदर एंड डिज़ास्टर रिलेटेड वर्क्स जैसे फ्लड प्रोटेक्शन या डिज़ास्टर आ जाए उसके लिए काम करने के लिए। अगेन बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको पता होना चाहिए 1 जुलाई 2026 से ये एनैक्ट हो रहा है, ठीक है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्कीम, दैट इज़ PM मोदी इनॉग्रेटेड द PM मित्र पार्क एट वरंगल तेलंगाना। तो एक हमारी स्कीम है प्रधानमंत्री मित्र स्कीम। तो पहले हम यही समझ लेते हैं क्या है। फॉर एग्जाम्पल
देखिए इसका फुल फॉर्म क्या है, प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल, यानी ऐसी जगह बनाना, ऐसे टेक्सटाइल पार्क्स बनाना जहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ हो, रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश प्रोडक्ट तक बनकर आ जाए विद प्रॉपर फैसिलिटीज़। इस स्कीम का जो है टाइम पीरियड है वो 7 साल का है, 2021 से लेकर 2027-28 तक। देन 4445 करोड़ टोटल आउटले है। और अगर हम बात करें तो टोटल 7 पार्क्स बनेंगे अंडर दिस स्कीम। इसमें जो सेकंड है तेलंगाना वाले वरंगल वाला, ये इनॉग्रेट कर दिया गया है, ठीक है। तो बाकियों के नाम आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्कीम। तो गवर्नमेंट ने इम्पोज कर दिया है 100 kg लिमिट ऑन द गोल्ड इम्पोर्ट्स अंडर एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम। तो एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम के तहत क्या है कि आप 100 किलो से ज़्यादा गोल्ड इम्पोर्ट नहीं कर सकते, ठीक है, विच अलाउज ज्वेलरी एक्सपोर्टर्स टू इम्पोर्ट रॉ मटेरियल ड्यूटी फ्री। रॉ मटेरियल तो मंगवा सकते हैं लेकिन प्रॉपर गोल्ड जो है वो आप सिर्फ 100 किलो से ज़्यादा नहीं इम्पोर्ट कर सकते, क्योंकि आपको मैंने जैसे बताया कि हमारा जो बिल है, इम्पोर्ट बिल है, वो बढ़ रहा है, प्लस हमारा रूपी जो है वो वीकन हो रहा है। वीकन कैसे हो रहा है कि $1 के बदले में हमें अब ज़्यादा अमाउंट देना पड़ रहा है, से 95-96 रुपीज़ देने पड़ रहे हैं। तो हमारा एक तो यहाँ से क्या हो रहा है, यानी हमें $1 के बदले में ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं, ऊपर से जो हम क्रूड ऑयल मंगवा रहे हैं फ्रॉम द वेस्ट एशियन कंट्रीज़, ठीक है, आपको पता है ईरान, इज़राइल एंड USA वाला जो वॉर चल रहा है उसकी वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी बढ़ चुके हैं। तो ये प्राइस भी बढ़ गया और ओवरऑल ये जो हमें पैसे देने पड़ रहे हैं वो भी ज़्यादा हो गया। तो इसको हम क्या कहते हैं, इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन। तो हम इसको क्या कहेंगे, इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन, यानी कि हमें जो पे करना पड़ रहा है अमाउंट वो बहुत ज़्यादा है। तो देखिए अब मैंने इससे रिलेटेड ना कुछ क्वेश्चंस बना दिए हैं कि इसके क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, कि क्यों गवर्नमेंट ऐसा कर रही है इन सब का। तो आपको मैं ये PDF दे दूँगी, आप इसको आराम से पढ़ लीजिएगा। अगर एक्सप्लेन करने गई तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो इसको आराम से पढ़ लीजिएगा, चाहे पॉज करके आप यहीं पर पढ़ लीजिएगा। देन उसके बाद वी हैव लीड 2025 लॉजिस्टिक इंडेक्स। सो नेक्स्ट न्यूज़ इज़, जैसे मैं आपको बता रही थी लीड्स इंडेक्स। लीड्स क्या है, लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स। 7th एडिशन है इसका, जो कि एनुअली रिलीज़ करता है DPIIT, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर। ये बेसिकली देखता है कि हर स्टेट और इंडियन यूटीज़ जो है वो लॉजिस्टिक में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, उनका लॉजिस्टिक कैसा है, उनका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कैसा है, उनका एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाना कितना इजी है उनकी टर्म्स में। तो इसके लिए उन्होंने 4 कैटेगरीज बना रखी है, पहले 3 थी अब 4 बना दी है। एग्जाम्पलर्स, हाई परफॉर्मेंस, एक्सेलरेटर, ग्रोथ सीकर्स, ठीक है। और परफॉर्मर पैरामीटर्स की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विसेज, ऑपरेटिंग एंड रेगुलेटरी एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल लॉजिस्टिक के बेसिस पे आपको रैंक किया जा रहा है, आपको मतलब स्टेट्स को रैंक किया जा रहा है। अब हम बात करें अगर, तो एग्जाम्पलर में हमारा है तमिलनाडु, लैंडलॉक कंट्रीज़ में UP, नॉर्थ ईस्टर्न में मिज़ोरम और UT में दिल्ली। तो ये 4 याद रख लो, बाकी आप भूल भी जाएंगे तो कोई बात नहीं। एक तो 4 कौन सी कैटेगरीज है वो याद रखना। कोस्टल में तमिलनाडु, लैंडलॉक में UP, नॉर्थ ईस्ट में मिज़ोरम एंड UT में दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। देन वी हैव रेड दैट इंडिया रैंक 3rd इन द इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। ये रिपोर्ट रिलीज़ की है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी ने, जिसका हेडक्वार्टर अबू धाबी में है। तो इसके अकॉर्डिंग चाइना, USA एंड देन इंडिया को, हमने ब्राज़ील को रिप्लेस करके हम 3rd नंबर पे आ गए हैं। हमारा टारगेट है कि हमें 500 गीगावाट ऑफ इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी करनी है बाय 2030, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंडेक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। तो आपको पता है कि हमारी प्रेस जो है वो कितनी स्वतंत्र है, कितने बेटरली परफॉर्म कर रही है, कितने बेटरली बोल सकती है। इसको लॉन्च कौन करता है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। इसमें हमारी इंडिया की पोजीशन 151 है और हम बहुत ही वेरी सीरियस कैटेगरी में है, ठीक है। तो आपको ये इंडेक्स वगैरह भी पता होने चाहिए। साउथ एशिया में अगर हम देखें तो हमारा रैंक जो है वो नेपाल, मालदीव्स, श्रीलंका, बांग्लादेश इनसे कम है, जबकि हमने बेटर परफॉर्म किया पाकिस्तान, म्यांमार और अफगानिस्तान से, ठीक है। तो ये थी हमारी नेक्स्ट न्यूज़। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, दैट इज़ RBI एंड यूरोपियन सेंट्रल बैंक जो है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने MOU साइन किया है ऑन द सेंट्रल बैंकिंग कॉर्पोरेशन। तो संजय मल्होत्रा और क्रिस्टीन लगार्डे जो कि ECB की हमारी प्रेसिडेंट है। ECB क्या है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक। इसका 1 जून 1998 को फाउंड हुआ था। फ्रैंकफर्ट जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर है और ये एग्रीमेंट बेसल में साइन हुआ। तो बेसल सुनते हैं आपको बेसल नॉर्म्स याद आए, राइट। तो बेसल नॉर्म्स जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी
एग्ज़ाम देते हैं तो बेसल नॉर्म्स पढ़ के जाइए 1 2 3, ठीक है। और इसको हमने ऑलरेडी MOU साइन किया हुआ था, उसको बस अपडेट किया है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, इंडिया वियतनाम सेट $25 बिलियन बायलैटरल ट्रेड टारगेट बाय 2030। तो इसका क्या मतलब है कि आपको पता है कि जो हमारा ट्रेड है उसको बढ़ाने की बात की गई है। इन्होंने जो तो लैम है प्रेसिडेंट थे वियतनाम के, वो आए हुए थे, तो ये साइन किया गया था। नॉट सो इम्पॉर्टेंट। इसके अंदर 2 बातें थी एक न्यूज़ में, दैट इज़ ऑफशोर लोन्स क्या होते हैं और सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट्स क्या होते हैं। तो उसी को समझाने के लिए, ऑफशोर लोन्स क्या होते हैं, ऐसे लोन्स जो कि कोई भी कंट्री लेती है आउटसाइड द होम कंट्री, यानी कि कोई भी इंडियन कंपनी है, मान लो उसने लोन लिया किसी फॉरेन बैंक से, तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑफशोर लोन, ठीक है। और सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट, इस लोन में जो भी इंटरेस्ट रेट चार्ज होता है उसे बोलते हैं सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट, यानी कि जिस रेट पर वो बोरो करते हैं मनी को, वो इंटरेस्ट रेट क्या है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, इंडियाज़ रिटेल इन्फ्लेशन राइजेस टू 3.48% इन अप्रैल। ये मैं आपको हर बार पढ़ाती हूँ कि NSO मॉस्पी रिलीज़ करती है, इसका बेस ईयर 2012 से 2024 कर दिया गया है, ठीक है। और ये 4th कॉन्जिक्यूटिव राइज़ है आफ्टर, जब से न्यू सीरीज़ में फेब में आना शुरू हुआ है। तो जनवरी फरवरी मार्च में ये रेट्स रहे हैं और टारगेट है 4% टू 4% ±2%, यानी 2% से 6% के बीच में इन्फ्लेशन रह सकता है। और ये टारगेट हमने किया है, रखा हुआ है, आपको बताइए 5 साल के लिए बढ़ाया था 31 मार्च 2031 तक। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ इंडियाज़ WPI, दैट इज़ होलसेल प्राइस इंडेक्स। ये भी मैं आपको हर बार पढ़ाती हूँ कि DPIIT अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री लॉन्च करते हैं 14th एवरी मंथ को, ठीक है। इसका बेस ईयर 2011-12 है, बढ़कर हो जाएगा 22-23, राइट। नेक्स्ट, ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग। तो आपको पता है कि मैं ये भी कई बार पढ़ा चुकी हूँ आपको कि ब्रिक्स जो है उसका लीडरशिप किसके पास आ गई है, इंडिया के पास आ गई है। तो इंडिया जो है वो ब्रिक्स का 2026 को होस्ट कर रहा है। तो इसके लिए हमने एक लोटस और नमस्ते वाला सिंबल भी लॉन्च कर रखा है। ब्रिक्स का जो थीम है वो भी हमने लॉन्च की हुई है। ये सब मैं ऑलरेडी आपको कई बार पढ़ा चुकी हूँ, इसलिए मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रही हूँ। बस मैंने आपके लिए ये कंपाइलेशन कर दिया कि एग्रीकल्चर मीटिंग हुई थी वो इंदौर में, एम्प्लॉयमेंट वाली हो चुकी है वो तिरुवनंतपुरम में, हेल्थ वाली है वो न्यू दिल्ली में, फॉरेन अफेयर्स वाली न्यू दिल्ली में। तो ये 4 अभी तक हम पढ़ चुके हैं, आपको याद नहीं रखनी है। बस आपको ब्रिक्स क्या है, ब्रिक्स में कौन कौन से स्टेट्स कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं, कौन से न्यू मेंबर्स हैं, ये सब आप नीचे मुझे लिख के बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे पता चले आप लोग देख रहे हैं और आपको याद होनी है चीज़ें। देन इंडियाज़ अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये भी डाटा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखना कि NSO मॉस्पी रिलीज़ करता है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अंडर ये, ठीक है। देन गिफ्ट सिटी, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, ये आपको पता होना चाहिए। गिफ्ट सिटी का फुल फॉर्म है, प्लीज़ याद रखिएगा इस चीज़ को। और ये इंडिया का फर्स्ट ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी है फॉर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर के लिए, ठीक है, फाइनेंस और टेक्नोलॉजी के लिए बेसिकली। और इसका रेगुलेटर कौन है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी। तो ये गिफ्ट सिटी भी न्यूज़ में आया था, तो मैंने सोचा आपको बता दूं कि कई बार बंदा पूछ लेते हैं एग्जाम्स में कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म। विद दिस आपकी न्यूज़ कंप्लीट होती है। अब इस का अगर आपको PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल इकोनॉमिक पाठशाला बाय डॉक्टर अनन्या पे मिल जाएगा, आप जाके वहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए। आपको सारी PDFs जैसे ही वीडियो ख़त्म होती है उसके बाद आपको PDF सेंड कर दी जाती है, ठीक है। तो आप वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, वहाँ से पढ़ सकते हैं। और अगर आपको कोई डाउट हो तो नीचे लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, प्लीज़ होमवर्क किया कीजिए। और अगर आपको कोई सजेशन देना है तो वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। टिल देन, थैंक यू एंड बाय बाय।